चैनल पर जाकर आप उस क्लासों को देखिए और इसके बाद इस क्लास को देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो देखते हैं अपन चित्रकला का कक्षा 12 की चौथा चैप्टर, उसका नाम है दक्कनी चित्रकला। इसके बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं इसके बारे में मुख्य बिंदु। जो दक्कनी चित्रकला है, दक्कनी चित्रकला का विकास 16वीं शताब्दी के अंत, कौन से 16वीं शताब्दी के अंत से और 17वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। तो कब से माना जाता है इसका? 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य, जब मुगलों ने दक्कन पर अधिकार कर लिया था। यानी किसमें अधिकार किसका था? मुगलों का था। इस शैली का प्रभाव आगे चलकर अशफिया वंश, हैदराबाद के निजाम और अन्य प्रांतीय शासकों की कला में भी देखा जा सकता है। यानी कि जो पहले था इसमें मुगलों का प्रभाव था, और धीरे धीरे इसका विकास हुआ और कहाँ गया? अशफिया वंश में गया, हैदराबाद के निजामों में गया और अन्य प्रांतीय शासकों में भी हमको देखने को मिलता है। पहले इसे सिर्फ इंडो पार्शियन शैली माना जाता था। क्या माना जाता है? इससे पहले इंडो पार्शियन शैली ही माना जाता था और शैली नहीं माना जाता। लेकिन वास्तव में यह एक स्वतंत्र और विशिष्ट चित्रकला शैली रही है। स्वतंत्र और क्या रही है? एक विशिष्ट चित्रकला शैली रही है पहले तो। फिर अपन आगे देखिए इसमें, तो देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ इसके अंदर। सुंदर रही है और इसे शपावित, पारसी, तुर्की, मुगल शैलियों से प्रेरणा मिली है। लेकिन दक्कनी शासकों ने इसे अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक अनुसार ही विकसित किया है। याद है इस बात को कि जो यहाँ के शासक थे ना, उन्होंने खुद ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक को देखकर ही क्या किया? इसको विकसित किया है। तो इसका जो विकास होता है वो कौन कौन से राज्यों में होता है, कौन कौन से राज्यों में नहीं होता है। अपन देखते हैं इसका विकास कौन कौन से क्षेत्रों में था और कौन कौन से क्षेत्रों में था। तो इसका जो विकास था कौन कौन से क्षेत्रों में? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जैसे राज्यों में इसका क्या था? विस्तार था। यानी कि इसके प्रमुख क्षेत्र अपन मान सकते कौन कौन से थे? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर थे। इस शैली में मधुर रंगों का, किसका प्रयोग किया गया था? मधुर रंगों और प्रणय दृश्य और सौंदर्य स्वाभाविक अभिव्यक्ति के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है। यानी इसमें किस रंगों का प्रयोग किया गया? मधुर रंगों का प्रयोग किया गया, प्रणय दृश्य बताए गए और सौंदर्य क्या थे? स्वाभाविक और अभिव्यक्ति के माध्यम से किया गया था। यह शैली सशक्त, आकर्षण और भावात्मक चित्रों से जानी जाती है। यानी कि इसमें आकर्षण केंद्र बहुत ज्यादा थे। तो अपन समझे इसका पहले तो इसमें प्रभाव किसका था? मुगलों का था। फिर धीरे धीरे इसमें विकास हुआ और फिर इसमें पारसी, तुर्की का प्रभाव पड़ा। और यहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक में क्या किया? इसका विकास किया। इसका प्रमुख 3 केंद्र कौन कौन से हुए? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के क्या प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो ये इसकी सार्वभौमी की जो पृष्ठभूमि वो हो गई। अब अपन इनके केंद्रों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इनके केंद्रों के बारे में। तो जो पहला केंद्र था इसका, उसका नाम था अहमदनगर। कौन सा नगर है? अहमदनगर। इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं और इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो अहमदनगर चित्र शैली, अहमदनगर चित्र शैली के जो आरंभिक उदाहरण है वो अपन को देखने को मिलते हैं। दक्कन की प्रारंभिक चित्रकला के उदाहरण हुसैन निजाम शाह, कौन है? हुसैन निजाम शाह प्रथम की कविता संग्रह में मिलता है। इसकी क्या एक कविता संग्रह, उसमें अपने क्या मिलता है? इसके चित्रों के बारे में जानकारी मिलती है। इस संग्रह में, यानी कि इस कविता संग्रह में, इस संग्रह में 12 लघु चित्र, कितने लघु चित्र? 12 लघु चित्र शामिल है, जिसमें अधिकांश युद्ध दृश्य, क्या बताया गया? इसमें युद्ध दृश्य दर्शाए गए। इन चित्रों में कलात्मकता, क्या दर्शाया गया? कलात्मकता की तुलना वर्णनात्मकता से अधिक है। यानी इसमें कलाओं का भाव अधिक बताया गया है। और चित्रकला का स्तर उस समय की प्रारंभिक अवस्था में था। मतलब सबसे पहले जो अपनी जो दक्कन शैली का जो प्रारंभिक केंद्र बना था उसका नाम क्या है? अहमदनगर। और अहमदनगर के एक कलाकार थे, अपन बोल सकते चित्रकार थे, उसका नाम था हुसैन निजाम शाह। निजाम शाह ने एक कविता लिखी थी, उसे कहते कविता संग्रह। इसमें कितने चित्र थे? 12 लघु चित्र थे।
जिसमें किसके बारे में बताया गया है? युद्धों के बारे में बताया गया है और कलात्मक और इसमें कला ज्यादा बनाई गई है। अब आगे चले तो इसकी क्या क्या विशेषता है अमन नगर चित्र से लेकर अपन देखते हैं। इसमें देखो रानियों के विवाह का चित्रण किया गया है। किसका किया गया? रानियों का जो विवाह है उसका क्या गया चित्रण किया गया है। इन प्रारंभिक दक्कनी चित्रों में रंगों की भव्यता, रेखाओं की मधुरता और चित्रण संतोषजनक दिखाई देता है। यानी इसमें जो रंग है उसमें बहुत ज्यादा तरीके से बनाया गया, इसमें रेखाएं बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है और इसमें सौंदर्यता को दिखाया गया है। यद्यपि इनका विषय युद्ध और दरबारी घटनाएं थी, मतलब इनके ज्यादा जो चित्र मिलते हैं किसके बारे में मिलते हैं? अपन युद्ध और दरबारी घटनाओं के बारे में। फिर भी इनमें से एक सहज कलात्मक आकर्षण, सौंदर्य बोध की झलक भी दिखाई देती है। यानी इन किसमें सौंदर्यता भी क्या दिया? जोर दिया है, जो दक्कनी चित्रकला की भविष्य की समृद्धि को संगत करती है। यानी कि इनको जो प्रमुख चित्र बनाने की जो कला थी इनके पास किसमें थी? युद्धों में थी और किसमें थी? दरबारी घटना। और कुछ चित्रों में अपन क्या मिलता है? हमें सौंदर्यता का चित्रण भी मिलता है अपन को। जैसे अपन लेते रानी का विवाह का चित्रण। अब इसमें जो रानियां बनाई गई थी यानी कि नारी चित्रण, उसमें क्या क्या विशेषता थी? यानी कि नारियों को किस प्रकार बनाया गया था, नारियों का चित्रण किस प्रकार किया गया था, तो अपन देखते हैं नारियों के चित्रण की विशेषताएं। दक्कनी चित्रकला में वेशभूषा की शैली उत्तर और दक्षिणी भारतीय परंपराओं के सुंदर मेल से प्रस्तुत की गई। यानी कि इसमें किसका मेल था? उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी भारतीय चित्रकला क्या था? इसमें मेल था। इसमें जो महिलाओं की जो चोली, लंबी चोटी और कुंदने जैसी वस्तुओं को उत्तरी भारत प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि जो महिलाओं का चित्र है इसमें किसका प्रभाव दिखता है? अपन को उत्तरी भारत का प्रभाव दिखाई देता है। वही दक्षिणी भारतीय जैसे लेपाक्षी बीती चित्रों की तरफ स्पष्ट दिखाई देता है, जहां दुपट्टा नितंब लटकता हुआ, बालों का जूड़ा गर्दन पर टिका हुआ, और यह शैली सांस्कृतिक मिश्रण और कलात्मक अभिव्यक्ति को अनूठा उदाहरण माना जाता है। यानी कि इसमें जो महिलाओं का चित्रण किए गए उसमें उत्तरी भारत की जो शैली थी उसका प्रभाव दिखाई दिया और दक्षिणी भारत शैली का क्या था? प्रभाव। यानी कि दोनों शैलियों का संयुक्त रूप मान सकते हैं इसमें, और उसमें क्या गया? चित्रण किया गया। तो इसमें जो महिलाएं चोली, लंबी चोटी, कुंदने जैसे वस्तुओं का तो किसने बताया था? उत्तरी भारत का प्रभाव है। वही दक्षिण भारत में लेपाक्षी चित्रण, दुपट्टा निबंध लटका हुआ, बालों का जूड़ा बंधा हुआ, तो इस तरह से क्या गया है? इसमें चित्रण किया गया है, महिलाओं का चित्रण पर जोर दिया गया है। अब आगे चले तो इसमें जो चित्र बना रंग किस प्रकार लगाए, रंगों के बारे में अपन देखते तो रंग संयोजन किस प्रकार था इसका, तो अपन देखते रंग योजना। तो दक्कनी चित्रकला पर उत्तरी भारतीय पांडुलिपियों से विनती, यानी कि इसमें जो उत्तरी भारत में जो अपन पांडुलिपियां मिली उसके जैसे चित्र नहीं बनाए गए थे, मतलब उसमें रंगों का प्रयोग अलग किया था, इसमें रंगों का प्रयोग अलग किया गया। इसकी रंग योजना अधिक चटक, मतलब बहुत ज्यादा चटक रंगों का प्रयोग किया गया था, समृद्ध और जीवित थी, जो कई मामलों में मुगल शैली से मेल खाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं जिस प्रकार मुगल शैली में जो चित्रों में रंगों का प्रयोग किया गया था उसी प्रकार इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया था। हालांकि विषय और चित्रण शैली क्षेत्रीय रूप से क्या थी? भिन्न थी, मतलब उनका विषय अलग था, अपना विषय अलग था इसमें, लेकिन रंगों की विविधता दक्कन शैली की एक प्रमुख विशेषता रही है। यानी इसमें रंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। किस रंगों का? चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आपको पूरी पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए। अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? अहमदनगर शैली के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब अहमदनगर शैली में अपन देखते हैं कि पार्श्व प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है अपन को। अब इसमें कौन सा प्रभाव देखेंगे अपन? पार्श्व प्रभाव। तो अपन देखते अहमदनगर शैली में पार्श्व प्रभाव। दक्कनी चित्रकला में ऊंचा उठा हुआ गोल क्षितिज और सुनहरा आकाश की प्रमुख विशेषता थी। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? चित्र देखो, दक्कनी चित्रकला में ऊंचा उठा हुआ गोल क्षितिज, और सुनहरा आकार, इसका क्या है? एक प्रमुख विशेषता जो स्पष्ट रूप से पारसी चित्रकला से प्रभावित थी। यानी कि इसमें कौन सी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? अपन को पारसी चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देता है। यह प्रदर्शन शैली सभी दक्कनी राज्यों के चित्रों में समान रूप से दिखाई देती है।
यानी पार्श्व शैली का प्रभाव तो सभी राज्यों में अपन को दिखाई देता है। जो इस क्षेत्रीय कला में पार्श्व प्रभाव का ग्राफ समावेश को दर्शाती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं जो इनमें जो आकाश का चित्रण क्या है वो किसमें देखने को मिलता है अपन को, पार्श्व शैली में देखने को मिलता है। तो इसमें किसका प्रभाव पड़ा, पार्श्व शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है अपन को। अब आगे चले तो इसमें एक चित्र बना, उसका नाम है रागमाला। कौन सा है, रागमाला। अब रागमाला में क्या क्या बना है, क्या क्या बना है, तो रागमाला के अपन बारे में देखते हैं। तो रागमाला चित्रों की विशेषताएं क्या थी, रागमाला चित्रों की याद देखते अपन विशेषताएं। दक्षिणी चित्रकला के विकसित चरणों में महिलाओं की वेशभूषा और पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी कि इसकी जो वेशभूषा और जो अपनी पृष्ठभूमि है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है, मतलब धीरे धीरे चित्रों में क्या क्या बदलाव किया गया। अब चित्रों में क्षितिज लुप्त हो गया है, क्षितिज जो रेखा थी वो लुप्त हो गई है, उसकी जगह फीकी और एक रंगी पृष्ठभूमि ली जाती थी। यानी कि इनके चित्रों में क्या क्या बदलाव किया गया, यानी जो क्षितिज रेखाएं थी उनको क्या गया, अलग किया गया और उनकी जगह फीकी और एक रंगी पृष्ठभूमि ले गए। और साथ में चित्रों में छोटे छोटे पौधे गुंबदनुमा आकृति दिखाई देती है। यानी फिर क्या गया, प्राकृतिक चित्रण छोटे छोटे पौधे बनाए गए और गुंबदनुमा आकृतियां बनाई गई जो पृष्ठभूमि को सजावटी क्या प्रदान करती थी, सजावटी और प्रत्यात्मक बनाती थी। यानी कि सजावट के बारे में दिखाया गया है कि छोटे छोटे चित्र क्या हुआ, इसमें सजावटी बहुत ज्यादा दिखाई देती। यह बदलाव की शैली परिपक्वता और सौंदर्य बोध की दृष्टिकोण को दिखाती है। यानी इसमें चित्रों में क्या गया, बदलाव किया गया, इसलिए परिपक्वता यानी अच्छे चित्र बनाए और सौंदर्य बोध को बताया जाता है। यानी कि इसमें धीरे धीरे क्या गया, परिवर्तन किया गया। अब आगे चले और आगे देखते हैं अपन पुरुष चित्रण किसका है। तो महिला चित्र अपन देख लिया, अब देखते हैं पुरुष चित्रण। पुरुष चित्रण किस प्रकार था इसके बारे में अपन देखते हैं। तो अपन अध्ययन करेंगे अब किसके बारे में, पुरुष चित्रण के बारे में। यानी कि अहमदनगर में जो पुरुषों का चित्रण किया गया वो किस प्रकार किया गया। दक्षिणी चित्रकला में पुरुषों के वस्त्र भी विशेष शैली में दर्शाए गए हैं। यानी पुरुषों के जो वस्त्र है वो क्या गया, विशेष शैली में दर्शाए गए। वे अक्सर लंबा नुकीला जामा पहनते थे और प्राक अकबरी लघु चित्रकला से प्रभावित थे। यानी कि जो पहनावा था ना पुरुषों का वो किससे प्रभावित था, मुगल चित्रकला से प्रभावित था। साथ ही पुरुषों की छोटी पगड़ी, पुरुषों में कैसी थी, छोटी पगड़ी उल्लेख मिलती है अपन को प्रारंभिक अकबरी चित्रों में, जैसे 1567 में गुलिस्तान की प्रेरणा से देती है। मतलब अपन बोल सकते हैं जो मुगलों की जो चित्र थे ना उसमें क्या पुरुषों का जो चित्रण था वही पुरुषों का चित्रण कहाँ मिलता है अपन को, दक्षिण शैली में मिलता है। दक्षिण शैली का कौन सा भाग में, अहमदनगर में अपन को मिलता है। यह मिश्रण दक्षिणी चित्रकला मुगल चित्रा को प्रभावित उपस्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि इसमें जो पुरुषों का चित्रण किया गया उसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है अपन को, मुगलों का प्रभाव दिखाई देता है। ये बात इसमें दर्शाई गई है। अब देखते हैं इसमें एक शैली है उसका नाम बुखारा शैली। कौन शैली, बुखारा शैली। बुखारा शैली के बारे में अपन देखते हैं। यानी बुखारा शैली का प्रभाव किस प्रकार पड़ा, तो किस शैली का प्रभाव पड़ा इसमें, बुखारा शैली का प्रभाव देखते हैं। गुलिस्तान चित्र बुखारा के कुशल चित्रकारों द्वारा बनाया गया था। कौन सा चित्र, गुलिस्तान चित्र किसके द्वारा, जो बुखारा जो स्थान था उसके कुशल चित्रकार उनके द्वारा बनाया गया था, जिनकी शैली में पारसी परंपरा की छाप थी। उनकी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है अपन को, पारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। यह संभावना जताई जाती है कि इन चित्रकारों या उनके शिष्यों के बाद में दक्कन में आकर चित्रण करने लगे। यानी कि जो बुखारा के जो चित्रकार थे और उनके जो शिष्य थे वो कहाँ आ गए, दक्कन चित्रकला में क्या करने लगे, काम करने लगे। इससे दक्कन चित्रकला में पारसी और बुखारा का समावेश मिलता है, क्योंकि पारसी में किसका प्रभाव था, बुखारा में किसका प्रभाव था, पारसी का। तो दोनों का प्रभाव किसमें दिखाई देता है अपन को, दक्षिणी चित्रकला में दिखाई देता है, जो कि उसका रंग संयोजन, परिदृश्य शैली और आकृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी बुखारा शैली का प्रभाव अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसके अंदर। अब आगे देखते हैं और इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण पांडुलिपियां। तो महत्वपूर्ण पांडुलिपियां कहाँ है, इसके कहाँ नहीं,
तो इसकी जो महत्वपूर्ण चित्र है पांडुलिपि वो कहाँ रखी हुई है? तो बांकीपुर लाइब्रेरी, कौन सा पुर है? बांकीपुर लाइब्रेरी पटना, कहाँ पड़ता है? पटना में संग्रहित एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि में चित्रकार यूसुफ का नाम मिलता है। यानी कि यहाँ से एक चित्र जो पांडुलिपि वो कहाँ मिलती है अपन को? बांकीपुर लाइब्रेरी पटना में मिलती है। उसमें जो चित्रकार उसका नाम है यूसुफ। ये पांडुलिपि 1569 की है। कब की है? 1569 की है। इसे इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित किया गया है। किसको किया गया है? इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित किया गया है। यानी कि यहाँ के शासक कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित किया गया। इसमें कुल 7 लघु चित्र है। कितने लघु चित्र है? 7 लघु चित्र जो पूरी तरह से बुखारा शैली में बनाए गए थे। यानी कि जो पांडुलिपि मिली अपन को, इसमें कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अपन को बुखारा शैली का प्रभाव दिखाई देता है पूरी तरह से। यह पांडुलिपि दक्षिणी चित्रकला में पारसी बुखारा शैली का प्रभाव और विदेशी चित्रकलाओं की भागीदारी का ठोस प्रमाण मानी जाती है। यानी इस पांडुलिपि से हमको पता चलता है कि इसमें पारसी बुखारा शैली क्या है प्रभाव पड़ता है और विदेशी चित्रकार भी यहाँ कार्य करते थे। उसका नाम क्या है अपन को? तो अपन को जो पांडुलिपि कहाँ मिलती है? अपन बांकीपुर स्थान पर मिलती है। चित्रकार कौन थे? यूसुफ। किसको समर्पित थी? इब्राहिम आदिल शाह को क्या थी? समर्पित थी। तो ये अपन इसके बारे में देखा, अहमदनगर शैली के बारे में देखा। अब दूसरा जिसका भाग है उसका नाम है बीजापुर शैली। तो अहमदनगर शैली के बारे में अपन अच्छे से अध्ययन कर चुके। अब पढ़ेंगे अपन बीजापुर चित्र शैली। तो इसका दूसरा भाग कौन सा है? बीजापुर चित्र शैली। और इसमें पहला अपन को जो चित्र मिलता है वो मिलता है नुजुम उल उलूम। नुजुम अल उलूम, क्या नाम है? नुजुम अल उलूम 1570 का। इसके बारे में अपन देखते हैं। यह पांडुलिपि यानी कि यह पांडुलिपि एक चित्रित विश्वकोश है। इसे बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं विश्वकोश को? इनसाइक्लोपीडिया है। यानी इसमें बहुत ज्यादा चित्र बनाए गए थे जिसमें कुल 876 लघु चित्र है। कितने? 876 लघु चित्र है। किसमें? नुजुम अल उलूम। किसमें? नुजुम अल उलूम। इसके विषय में बर्तन, अस्त्र शस्त्र और नक्षत्रों की संबंधित विविध चित्रों के शामिल किए गए। तो इसमें जो अपने बर्तन है उनका चित्र बनाया गया है, अस्त्र शस्त्रों का और जो नक्षत्र होते हैं ना उन्हें क्या बनाया गया? चित्र बनाया गया है। किसमें? बीजापुर शैली के नुजुम अल उलूम चित्र में अपन को देखने को मिलता है। आगे चले। इसमें नारी चित्रण की विशेष है। महिलाओं को लंबी पतली आकृति में दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया? इसमें लंबी और पतली आकृति में दर्शाया गया है जो दक्षिणी भारतीय पोशाक में है। जो किस भारतीय पोशाक में है? यानी कि जो इनके वस्त्र है किसमें अपन किसके देखते हैं? किसका प्रभाव देता है वस्त्रों में? दक्षिणी भारत का अपन प्रभाव दिखाई देता है। यह ग्रंथ दक्षिणी चित्रकला को विविधता, ज्ञान परक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मिश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यानी कि इसमें जो अपन नुजुम उल चित्र पढ़ा इसके अंदर कहते हैं कि बहुत सारा चित्र, कितने? 876 लघु चित्र है। इसमें किसके बारे में चित्रण है? बर्तन हो गए, अस्त्र शस्त्र हो गए, नक्षत्रों के बारे में चित्रण है। इसमें महिलाओं किस प्रकार दर्शाया गया है? तो इसमें महिलाओं को लंबी और पतली आकृति में दर्शाया गया है। उनकी पोशाक किससे प्रभावित थी? तो भारतीय पोशाक प्रभावित थी। इसमें अपन किसका दक्षिणी चित्रकला का अलग अलग प्रकार यानी विविधता, ज्ञान परक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक क्या दिखता है? अपन को मिश्रण दिखाई देता है इसमें। आगे चले अपन तो यहाँ के जो शासक कौन हुए उसके बारे में अपन देखते हैं। यानी बीजापुर के शासक के बारे में अपन देखते हैं। यानी संरक्षक शासक कौन हुए यहाँ पे उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो अली आदिल शाह प्रथम कौन है यहाँ पे? अली आदिल शाह प्रथम के उत्तराधिकारी उनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के एक कला, साहित्य और संगीत प्रेमी शासक थे। यानी बीजापुर के शासक कौन है इस टाइम पे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो एक कला भी थे और साहित्य और संगीतकार भी। उन्होंने भारतीय संगीत पर आधारित नोरसनामा रचना की। कौन सी रचना है? नाम याद रखो, नोरसनामा क्या की रचना की। तो नोरसनामा के कलाकार कौन हो गए? आदिल शाह द्वितीय, जिसमें राग रागिनियों, भावात्मक सौंदर्य को सराहना बताया गया। यानी इसमें राग रागिनियों और भावात्मक सौंदर्य को दर्शाया गया है। इसके अलावा नुजुम अल उलूम
आपने पढ़ा नुजुम अल उलूम, नुजुम अल उलूम जो ज्ञान के नक्षत्र नामक एक चित्र विश्वकोश को संभावित लेखक के भी माना जाता है। यानी कि इसका जो अपन ऊपर चित्र पढ़ा उसका नाम है नुजुम अल उलूम के चित्रकार भी किसे माना जाता है? आदिशादित्य को ही माना जाता है। जो आदिशादित्य ने एक चित्र को विश्वकोश को संभावित लेखक यानी इसके लेखक अपन बोलते हैं नुजुम का माना जाता है। इब्राहिम आदिशादित्य के संरक्षण में बीजापुर शैली और उसके संगत दोनों शैली है वो क्या ऊंचाई पर जाए, यानी कि इनके टाइम क्या बीजापुर शैली का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ये जो है ना ये नीचे ऊपर से में, तो आप उसको आगे बढ़ाइए। अपन देख लिया। अब आगे देखते हैं किसका? रागमाला श्रृंखला। किसका देखते हैं? रागमाला श्रृंखला के बारे में अपन देखते हैं। तो रागमाला श्रृंखला लगभग 1590 का क्या है? चित्र है। नुजुम अल उलूम जैसे ग्रंथों में चित्रण स्वरूप गहराई से आध्यात्मक और भावात्मक किस प्रकार है? आध्यात्मिक दर्शाया गया और भावात्मक भी दर्शाया गया। तो स्पष्ट रूप से भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है। किस चित्रकला शैली से प्रभावित है? भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है। इसमें तुर्की प्रभाव मुख्यतः अंतरिक्ष संबंधी जानकारी यानी चित्रण में अपन को दिखाई दे, यानी कि जो अंतरिक्ष संबंधी जो चित्रण बनाए इसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है? अपन को तुर्की प्रभाव दिखाई देता है। साथ में चित्रों में लेपाक्षी शैली की झलक दिखाई देती है, विशेषकर आकृति की बनावट, पोशाक, सजावट में। यानी कि लेपाक्षी शैली का प्रभाव किसमें देखता है? आकृति की जो बनावट है, उनकी जो पोशाक है और सजावट में क्या देखता है? इसका मिश्रण है। यह मिश्रित शैली दक्कन शैली की बहुसांस्कृतिक प्रकृति को दर्शाती है। इसमें अपन किसका प्रभाव दिखता है? तुर्की और लेपाक्षी शैली का क्या दिखता है? अपन को प्रभाव दिखाई देता है इसके अंदर। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे चले तो चित्रण की विशेषता क्या थी? यहाँ की चित्रण की विशेषता क्या की? तो अपन देखते हैं इसकी चित्रण की विशेषता क्या है और क्या नहीं है। तो अपन देखते हैं चित्रण की विशेषता, यानी कि चित्रों की क्या क्या विशेषता थी। तो अपन देखते हैं चित्रण विशेषता। नुजुम अल उलूम दक्कनी चित्रकला के अन्य कृतियों में एक तीखे और समुद्र रंगों का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है, यानी इसमें रंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। चित्रों की रेखाएं वेगपूर्ण होती है। चित्रों की रेखा कैसी थी? वेगपूर्ण होती है, जो गति और जीवन का आभास देती है। किसका देती है? गति और जीवन का क्या देती है? अपन को आभास देती है और उनका सौंदर्यपूर्ण संयोजन दिखाई देता है। अपन को सौंदर्यपूर्ण संयोजन दिखाई देता है। अब इसमें जो एक विशेष चित्र है उस चित्र के बारे में अपन देखते हैं। तो एक विशेष चित्र जिसका नाम है समृद्धि का सिंहासन। क्या नाम है? समृद्धि का सिंहासन प्रत्यात्मक रूप से 7 खंडों में विभाजित था। कितने खंडों में विभाजित था? 7 खंडों में अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो जीवन और ऐश्वर्य के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, यानी जीवन के बारे में और ऐश्वर्य के बारे में दिखाया जाता है। इन खंडों में हाथी, शेर, खजूर के वृक्ष, तोते और जनजातीय लोगों का क्या चित्रण किया गया है, यानी कि इसमें जानवरों के साथ पक्षियों का और जातियों का क्या चित्रण किया गया है, जो दक्कनी की सांस्कृतिक विविधता और प्रत्यात्मक सोच को उजागर करता है। यानी कि जो वहाँ के सांस्कृतिक कैसे और प्रत्यात्मक कैसा भाव था उनके बारे में बताता है। कौन सा? समृद्धि का सिंहासन चित्रण। आगे चलते हैं और देखते हैं चित्रों की शैली किस प्रकार थी। चित्रों की शैली तो अपन के बारे में देखते हैं चित्रों की शैली किस प्रकार थी। तो चित्रों की शैली दक्कनी चित्रकला में कुछ चित्र गुजरात के घरों के कास्ट पैनलों, यानी गुजरात है ना, वहाँ पे कास्ट पैनलों और दक्कनी के मंदिरों की सजावट को याद दिलाते। यानी कि अभी इनके चित्र कहाँ मिलते हैं? गुजरात में और दक्कनी शैली में अपन चित्र मिलते। दक्कनी के जो मंदिर है वहाँ पे जो शिल्पकला कैसे शिल्पकला और चित्रण का समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं, यानी कि शिल्पकला और क्या समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। पेड़ पौधों का चित्रण विशेष रूप से पारसी शैली में किया गया है, यानी कि जो प्रकृति चित्रण है वो कैसी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? प्रकृति चित्रण में पारसी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, जहाँ उन्हें नीली पृष्ठभूमि
पर सजावटी रूप से दर्शाया गया है। उनको किस रंग आपने कहा इसमें नीले पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है। यह शैली गुजराती पांडुलिपियों के हाशियों से मिलती जुलती यानी इसमें किसमें गुजरात में जो चित्रकार थे उनसे मिलती जुलती बताई गई है। जो दक्षिणी चित्रकला में पारसी और पश्चिमी भारतीय चित्रकला के प्रभाव को सुंदर संगम रूप से दर्शाती है। यानी से पश्चिमी भारतीय चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि इसका अपन मतलब दक्षिणी और गुजरात में जो अपन देखते हैं ना उन शैली में इसका क्या देखता है अपन चित्रण देखता है। आगे देखें तो अपन एकदम महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है योगिनी। कौन सा है योगिनी इंपोर्टेंट है इसको याद करना योगिनी चित्रण को। और कौन से शैली संबंधित है बीजापुर शैली से संबंधित है। योगिनी का चित्रण के बारे में अपन देखें। योगिनी साधना करने वाली थी। योगिनी कौन थी एक साधना करने वाली थी आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन जीने वाली थी। यानी कि योगिनी एक महिला थी जो क्या करती है आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन जीती थी और साधना करती थी। ये अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया। अभी तक इसकी कोई चित्र का अपन को पता नहीं किसके द्वारा बनाया गया। इस चित्र में लंबी आकृति लंबवत और लंबवत संयोजन को दर्शाया गया है। सिर पर ऊंचा जूड़ा पक्षों के साथ क्रीड़ा वर्ताकार उड़ता हुआ दुपट्टा। ये इसकी क्या है विशेषता है तो सिर पर ऊंचा जूड़ा पक्षों के साथ क्रीड़ा और वर्ताकार उड़ता हुआ दुपट्टा सुंदर फूल पेड़ पौधों चित्रों को अत्यंत आकर्षित बनाया गया है। यानी इस फूलों का चित्रों का इसमें क्या गया प्रयोग किया है। यह चित्र उसकी निजी शैली को विकास को दर्शाती है। यानी कि उसकी निजी शैली मतलब खुद के चित्र को महत्व को दर्शाती है। यानी कि योगिनी का चित्र क्या है एक साधना करने वाली एक स्त्री थी जो आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन जीती थी। अभी तक इस चित्रकार के बारे में आपको पता नहीं चला किसने बनाया। इसकी क्या विशेषता है तो इसमें लंबी आकृति बनाई गई है लंबवत संयोजन बनाया गया है सिर पर ऊंचा जुड़ा है पक्षियों के साथ क्रीड़ा करती हुई दर्शाया गया उसको वृत्ताकार उड़ता हुआ दुपट्टा बताया गया है और सुंदर फूल पेड़ पौधे का चित्रण किया गया है। योगिनी चित्र आपको याद करना चाहिए मोस्ट है आपके लिए। ये बीजापुर शैली खत्म है हो गई। यानी कि अपन दक्षिणी शैली के दो पार्ट पढ़ चुके हैं। एक का नाम है अहमदनगर एक का नाम है तीसरा जो इसका भाग है उसका नाम है गोलकुंडा शैली। कौन सी है गोलकुंडा शैली। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि तीन भाग है तीनों भाग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस प्रकार। देखो गोलकुंडा शैली का अपन बारे में देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है पृष्ठभूमि क्या नहीं है। तो गोलकुंडा शैली की राज्य की पृष्ठभूमि गोलकुंडा 1512 में एक स्वतंत्र राज्य था। 1512 में क्या था एक स्वतंत्र राज्य था। 16वीं सदी के अंत में यानी 16वीं सदी के अंत तक ये दक्कनी का सबसे समृद्ध राज्य बन चुका था। मतलब सबसे अच्छा राज्य कौन सा था गोलकुंडा था। इसकी समृद्धि के दो प्रमुख कारण थे। पहला समुद्री व्यापार क्या है समुद्री व्यापार जिसके अंतर्गत लोहे और सूती वस्त्रों का विशेष रूप से पारस और यूरोपीय में निर्यात यानी कि अपन बोल सकते हैं यहाँ पे आयात और निर्यात की अच्छी प्रणाली थी। यानी कि एक समुद्र के माध्यम से क्या करते थे व्यापार करते थे किससे पारस और अपने बोल सकते पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों से क्या करते थे व्यापार लोहा और सूती वस्त्रों का करते। 17वीं सदी की शुरुआत में हीरे की खोज हुई जिससे इनकी आय का एक बड़ा और स्थायी स्रोत बन गया। यानी किसकी खोज हुई यहाँ पे हीरो की खोज जिससे इनकी आय क्या हो गई बढ़ गई गोलकुंडा शैली के बारे में। अब आगे चले तो गोलकुंडा शैली का जो दरबार था प्रकार था दरबार के बारे में अपन देखते हैं। दरबार का शैली का प्रभाव कैसे था दरबार में क्या क्या होता तो गोलकुंडा दरबार का वैभव। गोलकुंडा दरबार में नर्तक और नर्तकियों दरबार के आभूषणों के माध्यम से राज्य की अपार समृद्धि को दर्शाते। यानी कि वहां पे जो नृत्य करते उनके बारे में बताया गया है उनके जो आभूषण पहनते उनके बारे में बताया गया है। 17वीं सदी में डच व्यापारियों ने वहां सुल्तानों की छवियों को यूरोप में भेजा। वहां के सुल्तानों की छवियों कहाँ भेजा यानी कि यहाँ डच व्यापारी आए यहाँ के जो सुल्तान है वहां की छवियों को ले गए और कहाँ ले गए यूरोप में जिससे गोलकुंडा कला ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर में फैलने लगी और यूरोपियन जगत में प्रसिद्ध हुई। यानी कि जो डच व्यापारी यहाँ के राजाओं क्या ले गए चित्र ले गए
और उन चित्रों को कहाँ भेजा इन्होंने, यूरोप शैली में दे दिया, यानी कि यूरोप में जाकर दे दिया, इसलिए क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या होगा, विकास हो गया, किसका, गोलकुंडा शैली के अंदर। अब इनकी चित्रों की क्या क्या विशेषता, चित्रों की क्या क्या विशेषता, यानी कि इनके चित्र किस प्रकार बनाए गए। अब देखते हैं इनकी चित्रों की विशेषता, यानी कि इनकी चित्र किस प्रकार है, इनकी चित्रों क्या देखते हैं अपन, विशेषता, चित्रों की क्या क्या विशेषता थी। गोलकुंडा चित्रों में चित्रों का उपयोग विशेष रूप से दीवारों पर लटकाने के लिए किया जाता था। किस पर, दीवार पर लटकाने के लिए किया जाता था इनका प्रयोग, जिनमें कई बार 8 फुट लंबे पट्टे होते थे, 8 फुट लंबे, यानी चित्र 8 फुट लंबे हो जाते थे। राज दरबार के दृश्य क्या बनाया जाता है, राज दरबार के दृश्य, वास्तु संरचना और आकृतियों का संयोजन प्रमुख दिखाई देता है, यानी इसमें राज दरबार का अपना दृश्य दिखाई देता है और वास्तु संरचना दिखाई देती है और आकृतियां क्या देता है, संयोजन दिखाई देता है, किसमें, गोलकुंडा चित्र शैली में अपन को दिखाई देता है। आगे चले तो इसमें देखते हैं, तो इसमें जो चित्रण किया गया, चित्रण में सुनहरे रंग, चित्रण वहां पर गया, सुनहरे रंग भरपूर प्रयोग किया गया, सुनहरे रंग का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, साथ ही बैंगनी रंग, कौन से थे, बैंगनी और नीले रंगों का खुलकर उपयोग किया गया है। कौन से रंगों का प्रयोग किया गया इसमें, बैंगनी और नीले रंगों का प्रयोग भी किया गया है। संयोजन में अक्षर एक ही वस्तु का तत्व जैसे पट्टियां को बार बार दोहराया गया, पट्टियों को क्या गया, बार बार दोहराया गया है, जिससे चित्रों में सजावट, लय और भव्यता दिखाई देती है, भव्यता दिखाई देती है, यानी कि इनके बारे में अपन देखते थे। इसमें सभी रंगों का जो प्रयोग किया गया और कौन से रंगों का, बैंगनी और नीले रंगों का क्या गया प्रयोग किया। इनकी जो पट्टियां थी, मतलब लास्ट जो किनारे वाले पट्टियां उनको क्या बार बार दर्शाया गया था। यहाँ की चित्र क्या है, एक विशेषता। अब अपन देखते इसके प्रारंभिक चित्र कौन कौन से और कौन कौन से नहीं है। तो अपन देखते प्रारंभिक चित्रकला स्त्रोत, इसके प्रारंभिक चित्रकला स्त्रोत। तो गोलकुंडा शैली से सबसे पुराने चित्र 1463 में हाफ पिच, इसका हाफ पिच के दीवान में प्राप्त हुए, हाफ पिच के दीवान में प्राप्त हुए। एक उल्लेखनीय चित्र में एक युवा शासक सिंहासन पर विराजमान है, एक युवा शासक कहाँ है, सिंहासन पर विराजमान है, जिसके हाथ में दक्कनी की तलवार है, जिसका हाथ में क्या है, दक्कनी की तलवार है। वो मलमल का कोट पहना हुआ है, कैसा पहना हुआ है, मलमल का कोट पहना हुआ है, जिसमें लंबवत कढ़ाई दिखाई देती है, कढ़ाई मतलब सजावट, जो उस काल के विशिष्ट वेशभूषा थी, यानी उस काल में क्या करते थे, हाथ में तलवार रहते थे, मलमल का कोट पहनते थे और लंबवत क्या कराते थे, कढ़ाई कराते थे। वो क्या एक विशिष्ट वेशभूषा थी उस टाइम की। चित्रों में नर्तकियों की कलाबाजी, यानी कि इसमें नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। भव्य कालीन दृश्य, यानी वहां पे कैसे सौंदर्यता वो दर्शाई गई है, शामिल है, जो दरबार की सांस्कृतिक समृद्धि और सौंदर्य को दर्शाती है। यानी कि यहाँ पे जो राजा की वेशभूषा है और राजा के दरबार में जो कलात्मक भावना होती थी उसको दर्शाया गया है, किसमें, गोलकुंडा शैली में। अब इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से मिलते हैं गोलकुंडा शैली के, यानी कि इसके प्रमुख उदाहरण कौन से चित्र को मिलते हैं। प्रमुख उदाहरण मोहम्मद कुतुब शाह, कौन है, मोहम्मद कुतुब शाह का एक चित्र उन्हें दीवान पर बिठाया हुआ है, दीवान पर बिठाया, दीवान का पद है उस पर बिठाया हुआ है। उनकी टोपी और पोशाक टेटे गोलकुंडा शैली की विशेषता स्पष्ट रूप से दिखाई, यानी उनको कैसे दर्शाया गया है, टोपी पहने हुए, पोशाक किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, अपन को गोलकुंडा शैली का प्रभाव दिखाई देता है मोहम्मद कुतुब शाह के जो चित्र बनाए उसमें। जैसे सजावटी डिजाइन और क्षेत्रीय वस्त्र की शैली, यानी कि वहां की सजावट किस प्रकार है और वहां के वस्त्र किस प्रकार के, इनके बारे में तुमको दिखता है। इस चित्र में संयोजन में पहले तुलना में अधिक तकनीकी कुशलता और पॉलिशिंग, यानी चमकदार और परिष्कृत देखने को मिलता है, यानी कि इसमें उच्च तकनीकी द्वारा उपयोग की गई है और इसमें चमकदार वस्तुओं का प्रयोग किया गया, जो गोलकुंडा चित्रकला की परिपक्वता और उच्च कलात्मकता को दर्शाती है, उच्च कलात्मकता को दर्शाती है। यानी कि जो ये चित्र बनाया गया मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा दीवान पर बैठे हुए को दर्शाया गया है, उनपे क्या है, ऊपर से टोपी लगाए हुए और पोशाक पहने हुए है। जो वहाँ के जो क्षेत्रीय जो शैली थी उसका प्रभाव दिखाई देता है, वहाँ की डिजाइन का प्रभाव दिखाई देता है। और इसमें
तकनीक का अच्छा प्रयोग किया गया और क्या किया गया इसमें पॉलिशिंग यानी चमकदार वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं इसमें सूफी काव्य पे अपन को मिलते हैं। सूफी काव्य पांडुलिपिया के बारे में अपन को देखते हैं। क्या सूफी संत है ना मुस्लिम समाज उनके बारे में अपन को देखना पड़ेगा। तो सूफी काव्य चित्रित पांडुलिपि, इस चित्रकला में लगभग 20 लघु चित्र शामिल है। लगभग कितने 20 लघु चित्र शामिल है जो गोलकुंडा शैली की परिपक्वता को दर्शाते हैं। इसको दर्शाते हैं गोलकुंडा शैली की परिपक्वता को दर्शाते हैं। इसकी रंग योजना में विशेष रूप से नीला और सुनहरा रंग प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा प्रयोग किया गया है? नीला और सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है जो शैली की भव्यता और गहराई को प्रदान करता है। भव्यता और गहराई को प्रदान करता है। एक विशिष्ट विशेषता है कि बादलों को 2 परतों में चित्रण, ऊपरी परत में नीला और निचली परत में सुनहरे रंग का प्रयोग है। यानी कि जो बादल है उनको कितने परतों में बनाया गया है? 2 परतों में। ऊपरी परत में जो नीला रंग प्रयोग किया गया है और निचली परत में कौन सा रंग प्रयोग किया गया? सुनहरा रंग प्रयोग किया गया है। कौन सी? सूफी संतों के द्वारा, जिससे आकाश और वातावरण को अलंकृत और प्रतीकात्मक रूप से बताया जा सके। यानी कि आकाश और वातावरण को अलग अलग प्रकार से बताया जा सके। किसके द्वारा बनाया गया? सूफी संतों द्वारा बनाया गया है। अब आगे देखते हैं चित्रकला की शैलीगत विशेषता क्या कहती है। यानी कि चित्रकला की विशेषता क्या क्या दिखती है अपन को, क्या क्या नहीं दिखती। तो अपन देखते हैं चित्रकला की शैलीगत विशेषताएं। गोलकुंडा चित्रकला में वेशभूषा अक्षर बीजापुर की शैली से मिलती जुलती थी। यानी कि जो बीजापुर शैली अपन पढ़ी उसकी जैसी क्या थी इसमें वेशभूषा थी। विशेष वस्त्रों की बनावट और आभूषणों, यानी कि वहां भी ऐसे आभूषण था, यहाँ भी ऐसे आभूषण मिलता है। पेड़ पौधों का चित्रण दक्षिणी शैली से किया गया था जिसमें गन्नी पत्तियों सजावटी स्वरूप की विशेषता को दर्शाती है। गन्नी पत्तियां और सजावटी स्वरूप की विशेषता को दर्शाती है। एक कांच चित्र में एक स्त्री को चिड़िया से बात करते हुए बताया गया। क्या बताया गया है? एक स्त्री को चिड़िया से बात करते हुए दर्शाया गया है इसमें। और देखते हैं इसमें क्या क्या गया है, दर्शाया गया है। जो दक्षिणी चित्रकला की एक विशिष्ट और लोकप्रिय शैली विशेषता मानी जाती है। यानी कि इसमें जो वेशभूषा थी, जो वस्त्र वेशभूषा थी, वो किससे प्रभावित थी? अपनी बीजापुर शैली से प्रभावित थी। इसमें जो प्रकृति का प्रयोग किया वो अन्य तरीकों से किया गया है। और इसमें जो एक महिला है उसको किससे बात करते हुए दर्शाया गया है? चिड़ी से बात करते हुए दर्शाया गया है। जिसमें मानवीय भाव और प्रकृति सौंदर्य को सुंदर समन्वय होता है। यानी कि मानव और प्रकृति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यानी कि प्रकृति और जो मनुष्य है उसके बारे में सुंदर दृश्य दिखाई देता है अपन को। अब देखो ये हो गए अपने तीनों चित्रकला, अहमदनगर हो गई, बीजापुर हो गई और गोलकुंडा हो गई। यानी इसके तीनों पार्ट हो गए। और इसमें जो प्रमुख चित्र बने अब उनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। पहला जो चित्र है उसका नाम है संयोजित घोड़ा। कौन सा है? संयोजित घोड़ा। इसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये चित्र के बारे में आपको एक बार पढ़ के जाना है। संयोजित घोड़ा 17वीं शताब्दी की इस चित्रकला में मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति के तत्व अद्भुत और काल्पनिक मिश्रण है। यानी इसमें मानव के चित्र बनाए गए, पशु पक्षी के चित्र बनाए गए, प्रकृति का चित्र बनाया गया और आसपास की उसमें जो कल्पना है उसका चित्रण किया गया। चित्रों में संयोजित घोड़ा का मुख्य केंद्र था। यानी इसमें घोड़े का चित्र बनाया। अब घोड़े का चित्र किस प्रकार है देख लो। जिसे सरपट दौड़ते हुए दिखाया गया। घोड़ा कैसा दिखाया गया है? सरपट दौड़ते हुए दिखाया गया है। जबकि चारों ओर उड़ते पक्षी, सिंह, चीनी शैली में बादल और वृक्ष के पेड़ पौधे अलंकृत रूप से पृष्ठभूमि में। यानी चारों तरफ क्या उड़ रहे? पक्षी उड़ रहे। शेर को दर्शाया गया है, बादलों को दर्शाया गया है और पेड़ पौधों को दर्शाया गया के आसपास, मतलब घोड़े के आसपास घोड़ा दौड़ रहा है। चित्र की अग्रभूमि में चट्टानों का चित्र किया। नीचे वाली भूमि में किसका प्रयोग किया गया? चट्टानों का प्रयोग किया गया और सभी आकृतियों की गतिशीलता इसे खास बनाती है। यानी जैसे सारी जो चीजें वो क्या गतिशील एक घोड़ा दौड़ता हुआ दर्शाया गया है। पूरे दृश्य मतलब घोड़े को पूरे दृश्य को नीले और भूरे रंग में दर्शाया गया। किसमें दर्शाया गया? नीले और भूरे रंग में दर्शाया गया है। ऐसे कैसा प्रयोग किया गया? नीला और भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। जिससे इसमें यथार्थवाद और कल्पना का
सुंदर अपन को उदाहरण दिखाई देता है। यानी कि जो घोड़ा है वो दौड़ता हुआ दिखाया गया है, उसके आसपास पक्षी उड़ते हुए दिखाए गए, बादलों को दर्शाया गया और उसके चारों ओर क्या पेड़ पौधे दर्शाए गए। और उसके नीचे जो निचले वाला भाग में क्या है, चट्टानों को रंग का कौन सा प्रयोग किया गया, इसमें नीला और भूरा रंग का प्रयोग किया गया। ये हो गया सुयोजित घोड़े के बारे में। अब देखते हैं दूसरा, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का हॉकिंग चित्र। कौन सा हॉकिंग चित्र, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो अपन देखते कौन सा, इब्राहिम आदिल शाह का हॉकिंग का चित्रण। यह चित्रकला सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को दर्शाते हैं। इसमें ऊर्जा, गति और संवेदना का अद्भुत समावेश है। इसका ऊर्जा, गति और संवेदना क्या मिलता है, अद्भुत समावेश मिलता है। घोड़े के पैरों, पूंछ पर लाल रंग, सुल्तान के लहराते वस्त्र और तराशा हुआ चेहरा चित्र की विशेष बनावट है। यानी कि इसमें अपन बात करते तो घोड़े पर बैठे हुए चित्र बनाया गया है शासक का। पृष्ठभूमि में हरे जंगल, पृष्ठभूमि में क्या बनाया है, हरे जंगल, मतलब कैसे उसके आसपास का क्या वातावरण है, हरा जंगल, नीला आकाश, सुनहरी धूप, कैसी धूप, सुनहरी धूप, संभोगरत पक्षियों का जोड़ा एक आकर्षण दृश्य को अनुभव करता है। यानी इसके आसपास पक्षियों का चित्रण भी किया गया है। यानी कि एक शासक कौन है, आदिल शाह द्वितीय को घोड़े पर बैठे हुए दिखाई दे। चित्र का घोड़ा और चट्टाने पार्श्व प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो घोड़े में जो किसका प्रभाव, चमकता हुआ सफेद बाज और दौड़ते हुए घोड़े की गति, पूरा चित्रण जीवंत और शक्ति से भरा हुआ है। यानी कि इसमें जो बाज का चित्रण भी किया गया है, और क्या है, घोड़ा दौड़ा हुआ घोड़े पे कौन बैठा है, आदिल शाह बैठा है। यह चित्र आज इंस्टीट्यूट ऑफ द पीपल्स ऑफ एशिया, लेनिनग्राद, रूस में स्थित, अभी क्या रखा गया है, इसको रूस में रखा गया है। यह आपको चित्रकार दिखाई देगा वर्तमान में। तो इसमें घोड़े के साथ शासक को बताया गया है, उसका आसपास की प्रकृति को बताया गया। तो ये वोकिंग का चित्र आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं रागिनोला की रागिनी का चित्रण। तो अपन आगे देखते कौन सा, रागिनोला रागिनी की पत्र मासिक उनका चित्रण। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रागिनोला की रागिनी पत्र मासिका का शीर्ष वाली एक चित्रकला अपन को दिखाई थी। वर्तमान में कहाँ रखी हुई, दिल्ली में रखी। 1590 से 95 के बीच के मानी जाती। कुछ विद्वान इसे दक्कन के बीजापुर राज्य से संबंधित मानते। कुछ विद्वान कहाँ से मानते कि कहाँ से बनी हुई है, बीजापुर से ही बनी हुई है। यह चित्र रागमाला संगीत परंपरा का हिस्सा है। किसका, तो रागमाला संगीत परंपरा का क्या है, हिस्सा है। यानी कि रागमाला से चित्र लिया गया था। और इसमें पारसी प्रभाव, 2 सजो हुए गुबंद और बेल बुट्टों की सजावट को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि इसमें जो गुबंद और बेल बुट्टे, उसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है, अपन को पारसी प्रभाव दिखाई देता है। चित्र में एक मंडप में 2 सजी सवरी महिलाएं बैठी हुई है। यानी एक मंडप है, उसमें 2 महिलाएं बैठी हुई, अच्छे सज के बैठी हुई है। और केंद्र में बैठी महिला वीणा जैसे वाद्ययंत्र बजा रही है। मतलब एक महिला क्या बजा रही है, यहाँ पे वीणा जैसा वाद्ययंत्र बजा रही है, जबकि अन्य महिलाएं लय के साथ झूम रही है। मतलब अन्य महिलाएं क्या करती है, नृत्य करे उसके साथ लय मिला रही है। यानी एक महिला को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है और बाकी को लय के साथ झूमती हुई दर्शाया गया है। चित्र में लाल और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। किसका, लाल और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। आकृतियां सूत्रात्मक और रेखांकन
पर आधारित है। कैसी है? शुद्ध आत्म और रेखांकन पर आधारित है, जैसा कि अजंता शैली में दिखाई देता है। यानी कि इसमें अपन बोल सकते कैसा? अजंता शैली में दिखाई देता है। चित्र के बाएं कोने में सूंड उठावे एक हाथी का स्वागत के रूप में दर्शाया गया है। यानी इसमें हाथी का चित्रण भी मिलता है कि वो अपन क्या है? स्वागत कर रहा है, कैसे? सूंड उठाए हुए। और स्थापत्य कलाकार रोचक बनाते, ये स्थापत्य कलाकार इसको रोचक बनाते। यानी कि महिलाओं को किस प्रकार है दर्शाया गया? तो एक दो महिलाओं को दर्शाया गया है और एक महिला क्या है? वीणा बजाती हुई दर्शाई गई है और उसके पास अन्य महिलाएं क्या कर रही है? उसको झूमती हुई दर्शाई गई है। लाल और हरे रंगों का प्रयोग ज्यादा किया गया है इसमें, और इसमें किसका प्रभाव देता है? अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और बात करें अपन तो इसमें जो एक हाथी क्या है? सूंड उठाए दिखाई देता है अपन को, जैसे कि किसी का स्वागत कराओ। अब देखते सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। कौन आ गया भाई? सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला की एक छवि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, कहाँ रखी हुई है अभी? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। चित्र में ऊपरी भाग में पारसी अभिलेख, ऊपरी भाग कौन सा है? पारसी अभिलेख के सुल्तान कुतुब शाह दक्कन के एक प्रभावशाली शासक थे। यानी कि कुतुब शाह क्या एक शासक थे? कहाँ के? बीजापुर के शासक थे, जिन्होंने कई देशों के शासकों कलाकारों को आकर्षित किया। कई देशों के शासकों को और कलाकारों को क्या आकर्षित किया। चित्र में सिंहासन पर बैठे, चित्र में कैसे? सिंहासन पर बैठे हुए, हाथ में क्या है? तलवार है और उनके राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। और उनकी राजनीतिक शक्ति का क्या है? प्रतीक है। उनके सिर के चारों ओर प्रभाव मंडल देवत्व और सम्मान का प्रतीक संकेत करता है, सम्मान संकेत करता है। यानी कि इसमें जो कुतुब शाह है उनको दरबार दृश्य के साथ क्या गया? दर्शाया गया है। उनके हाथ में क्या है? तलवार है और सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब देखते अगला चित्र किसका है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के अपने चित्रण देखते। अगला चित्र किसका है? तो निजाम औलिया और अमीर खुसरो। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रांतीय दक्कनी चित्रकला हैदराबाद से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? हैदराबाद से संबंधित है और कहाँ है? नई दिल्ली में रखा। इसमें 13वीं शताब्दी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य का नाम है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो का संगीत सुनाते हुए दृश्य बताया गया है। यानी वो क्या कर रहे हैं? निजामुद्दीन औलिया बेटे उनके कुछ शिष्य क्या सुना रहे? उसको संगीत सुना रहे। यह चित्र सरल शैली में बिना किसी तकनीकी परिष्कार से बनाया गया है, मतलब बिल्कुल सरल चित्रों का प्रयोग किया गया है। फिर भी इसमें भारतीय संस्कृति और लोकप्रिय सूफी संत विषय को आकर्षित बनाया गया है। यानी इसमें किसका प्रभाव देता है? भारतीय शैली का प्रभाव देता है और सूफी संतों को क्या देगा? प्रभाव दिखाई देता है। आज दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अमीर खुसरो की कव्वालियां गाई जाती है। आज भी क्या उसमें कव्वालियां गाई जाती है, जिन्हें देखने सुनने के लोग देश विदेश से आते। तो इसमें निजामुद्दीन औलिया और किसका चित्र बनाया गया? अमीर खुसरो का चित्र बनाया गया है। आगे देखते हैं और ये अपनी लास्ट चित्र है पोलो खेलते हुए चांद बीबी का चित्र। ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए। ये चित्र दक्कन की समृद्ध बीजापुर के राज्य की रानी चांद बीबी का है। तो चांद बीबी कहाँ की थी? बीजापुर राज्य की थी, को दर्शाया गया है, मतलब वहां की रानी को दर्शाया गया है, जो एक सम्मानीय निपुण शासक और कुशल खिलाड़ी थी। एक सम्मानीय और निपुण शासक और कुशल खिलाड़ी थी। उन्होंने अकबर के राजनीतिक हस्तक्षेप का साहसपूर्ण विरोध किया था। यानी इसने क्या कहा था? मुगल दरबार का क्या कहा था? विरोध किया था। चित्र में उन्हें चौगान मतलब पोलो खेलते हुए दर्शाया गया है। यानी चित्र में क्या कहते दर्शाया गया? इसको पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए दर्शाया गया है, जो उस समय का लोकप्रिय शाही खेल था। लोकप्रिय शाही खेल था कौन सा था? चौगान या पोलो था। यह चित्र बाद की अवधि की प्रांतीय शैली बना और आज यह नई दिल्ली जो अपने राष्ट्रीय संग्रहालय वहां पर रखा हुआ है। तो पोलो खेलते
खेलते हुए चांद का चित्रण अपन कहाँ से मिलता है? बीजापुर शैली से ही मिलता है। ये अपना चैप्टर खत्म होता है और ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि आगे किस प्रकार के चैप्टर और कौन सा चैप्टर और बनाया जाए आपके लिए, ताकि आपकी शिक्षा में लाभ हो। और आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।